नमस्कार। हिंदी दिवस पर खास शख्सियत, खास बातचीत में हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार राम और उमराव जी। उमराव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आपने अपना समय आर एक्सप्रेस को दिया, इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज अपनी कविताओं के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से किस तरह हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हिंदी दिवस में आज 14 सितंबर, जैसा कि 14 सितंबर 1949 से यह अधिनियम पारित किया गया था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। और साथ में कई राज्यों ने विरोध किया। साथ में ये भी लगा दिया गया कि ठीक जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी रहेगी और 15 वर्षों बाद फिर हिंदी को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा ने तत्काल टिप्पणी की थी कि यदि 15 वर्ष के लिए राजभाषा को बाहर कर दिया गया हिंदी को, तो उसको सूली चढ़ाने के बराबर है। और जब 15 वर्ष बाद जब वो उसे उतारेंगे तो यही कहेंगे अब तो ये मृत घोषित हो चुकी, अब क्या किया जाए। इसलिए हिंदी जो है वो व्यवहारिक रूप से तो है, लेकिन राजकाज में अब भी वो साइड में दोयम दर्जे की भाषा गिनी जाती है। बिल्कुल। फतेहपुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शायर हैं शिवशरण बंधु जी। उन्होंने लिखा कि बड़ी तकलीफ में रहती है हिंदी, मगर कुछ भी नहीं कहती है हिंदी, चाहा हो भूत जब अंग्रेजियत का, कहां आराम से रहती है हिंदी। बहुत सही कहा, जो भी कहा सही कहा। तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा को शासन प्रशासन अपने स्तर पे जो कर रहा वो करेगा, लेकिन हम सबको व्यवहारिक रूप से बोलचाल की भाषा में और जीवन शैली में उसे अपनाना पड़ेगा और एक विशेष प्रकार का दर्द पालना पड़ेगा। मैंने कभी इस संदर्भ में अपने एक दोहे में बात उठाई थी कि कविता ना अनुमान है ना शब्दों की शान, जिसको जैसा दर्द है वैसा मीठा। कविता ना अनुमान है ना शब्दों की शान, जिसको जैसा दर्द है वैसा मीठा गान। और हिंदी को अब मुझे राजनेताओं की या अधिकारियों की उनकी तरफ नहीं देखना है। हिंदी को हम लोग, हम साहित्यकार, पत्रकार और हम जनमानस अपने प्रयास से, अपने बल से हम राजभाषा स्थापित कर लेंगे। राजभाषा कार्यालय से लेकर गांव के कार्यालय तक, संसद भवन से लेकर वो विदेश तक, आज हिंदी तृतीय भाषा मानी जाती है, विश्व की तृतीय भाषा। इस बारे में डॉक्टर सुनील जोगी भी कहते हैं कि हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। लेकिन आजकल जिस तरह से अंग्रेजी को लोग बोलचाल की भाषा बनाते जा रहे हैं, ये हिंदी के लिए बहुत ही दुखद है और आने वाले समय में इसका और प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि हम ये सब जानते हैं कि अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के शब्दों का कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो ये बढ़ती अंग्रेजी के बारे में आप क्या कहेंगे? अवस्थी जी, आपने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है। हिंदी, देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, भारत का बच्चा, तो वो इंग्लिश नहीं बोलता, हिंदी में ही वो बोलता है। हिंदी में ही उसकी सारी परवरिश हिंदी से प्रारंभ होती है। इंग्लिश का ये जो दबाव हम पर बनाया जा रहा है, ये रोजगार को लेकर कि विदेश लोग जाने नहीं पाएंगे, कल्चर से कट रहे हैं कि विदेश में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोग इसलिए इंग्लिश सीख रहे हैं कि उन्हें लोग बैकवर्ड ना समझें। वो जो ग्रामीण अंचल से हैं और लोग जो हैं वो अशुद्ध, वो हिंदी तो ठीक ठीक जानते भी नहीं और इंग्लिश भी ठीक से नहीं जानते, सिर्फ वो रटने के चक्कर में 10-20 शब्द रट लेते हैं, जिनसे ना तो उनकी मानसिक ही कोई बौद्धिक विकास कर सकते हैं और ना ही वो चेतना जागृत कर सकते हैं। हिंदी के बिना वो अपनी आत्मिक खुराक, मानसिक खुराक नहीं प्राप्त कर सकते। इंग्लिश केवल एक फैशन बन के रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंग्रेजी ने हमारे संबोधन तक बदल दिए उमराव जी। आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैसेज करते हैं तो हम लोग कहते हैं बेबी खाना खा लिया। देखिए क्या तमाशा है, एक 80 साल के आदमी को बेबी लिखा जा रहा है, बेबी लिख के उसको खाना खाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये अंग्रेजी का जो प्रचलन है, जो तेजी से बढ़ रहा है, ये हमारी हिंदी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हिंदी शाश्वत थी, शाश्वत है और शाश्वत रहेगी। देखिए अवस्थी जी, जब मुसीबत की समय आती है और जब आफत की घड़ी आती है तो अपनी मातृभाषा ही साथ देती है।
इंग्लिश को आप बाजारू भाषा समझे, इंग्लिश को एक फैशन की भाषा समझे, लेकिन जहां पे आत्मिक और संस्कारों की बात आएगी वहां पर आपके दामन को, आपके हाथ को हिंदी थामेंगी, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और इंग्लिश यद्यपि रोजगार की भाषा में साइड में चल रही है, लेकिन वो आत्मा का स्थान नहीं पा सकती, वो हृदय में स्थान नहीं पा सकती। वो इंग्लिश केवल दिमाग तक रहेगी, वो मन और अंतरात्मा को नहीं छू सकती। इस संदर्भ में मैंने कभी देखिए गीत से बात कह रहा हूं स्वागत कि जिंदगी में कर्मों का विन्यास होना चाहिए, वाह, जिंदगी में कर्मों का विन्यास होना चाहिए, कर्म के उद्यान में मधुमास होना चाहिए, जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, कर्म के उद्यान में मधुमास होना चाहिए। मैं कहूंगा तो कहोगे झूठ है सब व्यर्थ है, खुद से पूछो जिंदगी के मूल में क्या अर्थ है, खुद से पूछो जिंदगी के मूल में क्या अर्थ है। तो सबसे पहले स्वयं पर, सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, कर्म के उद्यान में मधुमास होना चाहिए। सृष्टि के कुछ तो नियम है, सृष्टि के कुछ तो नियम है जिनसे दुनिया चल रही, सृष्टि के कुछ तो नियम है जिनसे दुनिया चल रही। एक अलौकिक दृष्टि से ये सृष्टि सारी पल रही, एक अलौकिक दृष्टि से ये सृष्टि सारी पल रही। तो हर घड़ी एक पर्व सा, हर घड़ी एक पर्व सा उल्लास होना चाहिए, जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, कर्म के उद्यान में मधुमास होना चाहिए। अंतिम देखिएगा, स्वागत कि भाव में जो भी समाए, भाव में जो भी समाए, सोचिए तो गीत है, भाव में जो भी समाए, सोचिए तो गीत है। गैर कोई भी नहीं है, गैर कोई भी नहीं है, मानिए तो मीत है, गैर कोई भी नहीं है, मानिए तो मीत है। पर अपनी कमियों का भी, पर अपनी कमियों का भी एहसास होना चाहिए, जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, अपनी कमियों का भी एहसास होना चाहिए, अपनी कमियों का भी, अपनी कमियों का भी एहसास होना चाहिए, जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल उमराव जी, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए और जिंदगी में कर्म का विन्यास होना चाहिए, अपनी गलतियों का भी एहसास होना चाहिए। हालांकि ये सब बहुत कम होता है, समय जब आता है तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। कहा भी जाता है कि समय बुरा हो तो अपनी ही मेधा छलने लगती है, समय बुरा हो तो अपनी ही मेधा छलने लगती है, समय बुरा हो तो बर्फानी धारा जलने लगती है, समय बुरा हो तो चंदन भी आग उगलने लगता है, समय बुरा हो तो खूंटी भी हार निकलने लगती है। और जैसा कि आपने बताया, चूंकि आप
समसामयिक रचनाएं लिखते रहे हैं। आपने प्रेम पर भी कई गीत लिखे हैं और प्रेम पर एक तरीके से आपने शोध किया है। तो आज का जो प्रेम आप उमराव जी देख रहे हैं कि आज जो फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है कि पहले दिन व्हाट्सएप नंबर मिलता है, दूसरे दिन मैसेज होता है, तीसरे दिन प्यार हो जाता है और चौथे दिन लोग मिल जाते हैं। आपके जमाने में प्रेम कैसा हुआ करता था? आपके जमाने में मुझे लगता है इतनी आसानी से प्रेम नहीं होता रहा होगा। बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और बहुत ही सटीक प्रश्न है आपका। देखिए, प्रेम को आज व्यक्ति जो है बहुत सतह दर्जे से ले रहा है। प्रेम को एक खिलौना समझ रखा है कि प्रेम एक चलता फिरता एक खिलौना है, जब चाहा अपना खेला तोड़ दिया। तो इस संदर्भ में एक मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, उसमें पूरा साथ समाहित हो जाएगा। देखिएगा, स्वागत। कि कैसे 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 जीवन में लगती तपन छोड़ दे, कैसे जीवन में लगती तपन छोड़ दे, तुमसे मिलने की कैसे लगन छोड़ दे। वो कहते हो भूल जाओ सदा के लिए, कहते हो भूल जाओ सदा के लिए, पर बताओ ये कैसे सपन छोड़ दे, पर बताओ ये कैसे सपन छोड़ दे। हालांकि आपके जमाने में प्रेम के कई तरीके होते रहे होंगे। उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप ज्यादा नहीं चलता रहा होगा या ना के बराबर, तो एक पत्र ही माध्यम हुआ करता था प्रेम का। आप लोगों ने भी पत्र लिखे होंगे प्रेम में, आपने भी लिखे होंगे। कभी कभी ऐसा होता था, कभी ऐसा हुआ है कि जिसके लिए आप प्रेम पत्र लिखते रहे हो, कभी उसकी शादी हो गई और फिर उसके शादी में उसके पिताजी आपसे आए और कहें कि बेटी की शादी है, सब बच्चों को काम करना है। और जो आज का प्रेम है, जो दूषित प्रेम हो रहा है, मुझे याद है कि आपका एक मुक्तक इसमें भी है, जो आज शारीरिक संबंधों को प्रेम में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखिए, प्रेम को त्याग की आवश्यकता होती है और वासना से जो प्रेम उठता है उसको मैं प्रेम मान ही नहीं सकता, वो एक आवश्यकता होती है। तो प्रेम जो वासना से भले उठे, एक चार्मिंग, एक लगाव से, फिजिकल लगाव से भले उठे, लेकिन उसकी परिणति जब तक त्याग में नहीं होगी, वो प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं पहुंच पाएगा। उसकी परिणति त्याग पे होना ही होना है। और इस संदर्भ में हाँ, आप जो मुक्तक की चर्चा कर रहे थे, वो है मेरा मुक्तक। स्वागत। देखिएगा उस मुक्तक में, स्वागत। कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, वाह, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ऐसे शब्दों को लाना जरूरी नहीं, ऐसे शब्दों को लाना जरूरी नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, तन से तन को मिलाना जरूरी नहीं, तन से तन को मिलाना जरूरी नहीं। और थोड़ा सा एक मुक्तक और देखिएगा इस संदर्भ में कि देखिए, एक काल्पनिक प्रेम होता है। जब तक प्रेम यथार्थ में नहीं आता, प्रेम या किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक ये हकीकत में उसकी परिणति नहीं होती, तब तक उसमें निखार या एक जो सुगंधपन होता है, अनूठापन होता है, वो नहीं आ पाती। सुंदर मुक्तक देखिए। स्वागत। स्वागत। कि कल्पनाओं में तुम, कल्पनाओं में हम, कल्पनाओं में तुम, कल्पनाओं में हम, भावनाओं में तुम, भावनाओं में हम, भावनाओं में तुम, भावनाओं में हम, कुछ हकीकत में आओ तो जाने सके, कुछ हकीकत में आओ तो जाने सके, तुम न रह जाओ तुम, हम न रह जाओ तुम,
हम न रह जाए हम। वो आपने एक चांद पे भी गीत लिखा है और चांद के बारे में किसी बड़े शायर ने कहा कि खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। सही आपने कहा, चांद पर वो गीत मैंने लिखा था, वो काफी चर्चित हुआ वो गीत, और वो चांद को माध्यम बना के, रूपक बना के लिखा गया था, लेकिन उसमें जो समसामयिक समस्याएं हैं वो सारी समेटी गई हैं। और उससे पहले एक मुक्तक देख लीजिएगा। स्वागत स्वागत। कि वादियां और पल सब तुम्हारे लिए, वादियां और पल सब तुम्हारे लिए, गीत मुक्तक गजल सब तुम्हारे लिए, गीत मुक्तक गजल सब तुम्हारे लिए। तो क्या कहूँ जो कहूँ वो भी कम ही लगे, क्या कहूँ जो कहूँ वो भी कम ही लगे, जो भी है फल सुफल सब तुम्हारे लिए, जो भी है फल सुफल सब तुम्हारे लिए, वादियां और पल सब तुम्हारे लिए। और वो जिस गीत की आप बात कर रहे हैं, स्वागत, उस गीत को देखिएगा। स्वागत। कि रुक जा चंदा, रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, मीत अभी आते होंगे, रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, मीत अभी आते होंगे, अलबेले से चित्र बनाकर मधुर मधुर मुस्काते होंगे, अलबेले से चित्र बनाकर मधुर मधुर मुस्काते होंगे, जहाँ शांति सुशासन होगा, जहाँ शांति सुशासन होगा, नैना भिरामो नयापन होगा, जहाँ शांति सुशासन होगा, नैना भिरामो नयापन होगा, मंद मंद वायु बहती होगी, मंद मंद वायु बहती होगी, कल कल सरिता करती होगी, मंद मंद वायु बहती होगी, कल कल सरिता करती होगी, जहाँ उर्मियों से अलिया कर, जहाँ उर्मियों से अलिया कर, चक्रवात ठिलाते हो, रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, मीत अभी आते होंगे, अलबेले से चित्र बनाकर मधुर मधुर मुस्काते होंगे, कि जहाँ उर्मियों से लिया कर, जहाँ उर्मियों से लिया कर, चक्रवात ठिलाते होंगे, रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, मीत अभी आते होंगे, अलबेले से चित्र बनाकर मधुर मधुर मुस्काते होंगे। और अंतिम पंक्ति देखिएगा। स्वागत। रोमे रोमे पुलकित तने होगा,
रोम रोम पुलकित तने होगा, सहज सरल सुरभित मन होगा। रोम रोम पुलकित तने होगा, सहज सरल सुरभित मन होगा। नहीं मजहबी धंधे होंगे, नहीं मजहबी धंधे होंगे, ना उन्माद से अंधे होंगे। नहीं मजहबी धंधे होंगे, ना उन्माद से अंधे होंगे। तो ना कोई क्षितिज, ना कोई क्षितिज, ना सरहद कोई, ना कोई क्षितिज, ना कोई क्षितिज, ना सरहद कोई, विस्तृत न भूखग गाते होंगे। रुक जा चंदा हम भी चलेंगे, मीत अभी आते होंगे। अलबेले से चित्र बनाकर मधुर मधुर मुस्काते। उमराव जी, आपका शोध कार्य बड़ा व्यापक रहा है। आपने अध्यापन कार्य भी बृहद स्तर पर किया है, कई संस्थाओं में आप अध्यापक रहे हैं, आपने नौकरी के लिए भी प्रयासरत किया है। मैं जहां तक मुझे जानकारी है कि अपने जीवन के लिए आपने बहुत सारा संघर्ष किया है, तो अपने जीवन और संघर्ष के बीच की कोई ऐसी कविता जो उन दिनों निकली हो जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, जिंदगी तो संघर्ष का नाम ही है। मेरा जो व्यक्तिगत संघर्ष था वो कई चरणों में, मैंने पत्रिका का संपादन भी किया, अवध प्रभा। अवध प्रभा पत्रिका का संपादन भी किया। जब साहित्य, जब कविता के स्वर फूटे थे हमारे बचपन में, तो जब तक तो ये तब टेलीविजन, ये जो चैनल वगैरह इतने सक्रिय नहीं थे, और पुस्तकों के माध्यम से तो 2003 में एक मेरी पुस्तक आई थी, व्योम के उस पार जी। तो उसमें मेरी जो प्राथमिक स्तर की रचनाएं थी, जो स्फुट रचनाएं थी, उनको संकलन था, संपादन किया था संत बहादुर श्रीवास्तव ने। तो उसके बाद से फिर कुछ दिनों के बाद में अवध प्रभा पत्रिका का संपादन मैंने खुद किया था, और उसमें उस समय के बड़े अच्छे साहित्यकार, उसमें BL पाल थे, संत बहादुर श्रीवास्तव थे, मेरी एक उपन्यास थी विप्लव, उसके अंश लगे थे उसमें, मेरी उसमें एक कविता थी और संपादन कार्य था, तो उस पर शोध भी हुआ था, काफी चर्चा में थी जी। और सर्विस के लिए, देखिए, हम कार्य सर्विस के लिए लगे नहीं थे। साहित्य इतना प्रभावी हो गया था कि जो जिसे कहते हैं ना कि घूम फिर के उसी स्थान पे आ जाना, सर्विस चाहते हुए भी उसके पास जाके भी वापस आ गए। और पठन पाठन अध्यापन में, जैसे आपने बताया कि साहित्य, आपका साहित्य काफी प्रभावी रहा है, लेकिन ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने आपको सुंदर कंठ भी दिया है, मधुर आवाज भी दी है, और अच्छी रचनाएं भी दी हैं। इसके बावजूद भी मंचों पर आपकी सक्रियता इस बीच काफी कम हुई है, उसका क्या कारण रहा है? देखिए, जब नए नए में जब हम आए थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि मंचों पर पहुंचना ही कामयाबी है, जो मंचों पे पहुंच गया वही कवि हो गया है। लेकिन जब काफी मंच करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि 2-4 कविताएं लेकर पूरे दुनिया में घूमने वाले कई लोग हैं, और घूमा जा सकता है, किसी के पास भी अगर अच्छी 10 रचनाएं हैं तो मंचों पे छा सकता है, जा सकता है, सेटिंग गेटिंग करके वो मंचों पर छा सकता है। लेकिन मेरी आत्मा को ये गंवारा नहीं हुआ, और मेरी अंतरात्मा ने कहा कि यहीं से मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही थी, मुझे अपने आप पे संतुष्टि नहीं आ रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या करने के लिए आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। उस स्तर पे जो मेरी मनोदशा थी ये थी कि मुझे पढ़ना लिखना चाहिए, और अगर सहजता से कहीं किसी ने बुला लिया तो मैं चला जाता हूं, बाकी सेटिंग गेटिंग वाले मंचों पे ना मैं जाता हूं और ना ही वो लोग मुझे बुलाते। चूंकि आप गीत लिखते रहे, अच्छे गीत लिखे हैं आपने, समसामयिक गीतों के अलावा आपके प्रेम से संबंधित काफी गीत रहे हैं जी, तो इन गीतों का प्रस्फुटन कहां से हुआ? जी, प्राथमिक चरण में, देखिए, प्राथमिक चरण में मैं श्रृंगार और अंगार, जिसे कहते हैं वीर रस और श्रृंगार में दोनों लिखता था। और श्रृंगार, चूंकि श्रृंगार कोमल कंठ था, कंठ अच्छा था,
तो स्वर अच्छा होने के कारण श्रृंगार भी लोग सुनते थे। वीर रस की एक झलकी मैं आपको सुना रहा हूँ, श्रृंगार की सुना रहा हूँ, जो मैं शुरुआती दौर में जब प्रारंभिक चरण में लिखा था तब ये मैं इस पे देश पे ये मंदिर मुद्दा काफी गर्म था और मोदी वहां पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब मैंने उस समय लिखा था स्वागत कि इस देश में मंदिर मस्जिद कितने और बनाओगे, इस देश के शुभचिंतक हो कब तक क्या ढोंग रचाओगे, अशांत किया शांत साकेत पूरी अब किस धर्मस्थल पर जाओगे, राम नाम को त्याग फिर किसका गीत सुनाओगे, एक राज बर्बाद किया क्या पूरा राष्ट्र मिटाओगे, एक राज बर्बाद किया क्या पूरा राष्ट्र मिटाओगे, और मत रो मां मैं तेरा हर श्रृंगार बना दूंगा, मत रो मां मैं तेरा हर श्रृंगार बना दूंगा, हर प्राणी को वतन पे मरने मिटने का विस्तार बता दूंगा, सौगंध तेरी मां हर प्राणी को वज्रयान बना दूंगा, यह देश कोई भारत से टकराया तो शमशान बना दूंगा, यह देश कोई भारत से टकराया तो शमशान बना दूंगा। इस तरह से रचनाएं हुआ करती, श्रृंगार वाली बात है। तो श्रृंगार अंगार का कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है, और आप श्रृंगार भी लिखते रहे उसके साथ अंगार भी लिखते रहे, तो कई बार ऐसा हुआ हो कि जिसके लिए आपने श्रृंगार लिखा हो वो आपका अंगार सुन के चली गई हो। देखिए अवस्थी जी, हम इस चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े, हालांकि मैं इतना बड़ा पैदा भी नहीं हुआ हूं, लेकिन हम प्यार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े हैं, और चूंकि संघर्षशील मैं व्यक्ति था तो समाज की, हालांकि अब तो कहा जाता है कि वो साहित्यकार ही क्या जो प्यार के चक्कर में न पड़ा हो, चाहे बाद में चाहे पहले और चाहे मंचों के दौरान। देखिए अब ये तो चलन आम हो गया है। नहीं देखिए वो ठीक है, लेकिन प्यार भारत देश से भी प्यार हो सकता है, मुझे जनमानस से भी प्यार हो सकता है, पशु पक्षियों से प्यार हो सकता है, इस प्रकृति से प्यार हो सकता है। प्रकृति से बड़ा सुंदर क्या हो सकता है, बाले तेरे बाल जाल में क्यों उलझा दूं लोचन, अभी से इज्जत को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है ना। तो ये प्रेम को लोग सीमित कर दिए हैं, एक एरिया निश्चित कर दिए, बस एक लड़की का जिस्म या एक लड़की के स्थान तक सीमित कर दिया। प्रेम की परिभाषा या प्रेम अनंत है, प्रेम का कोई अंत नहीं है और प्रेम असीम है। उस संघर्षों के दौरान की वो जो कविता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस संघर्ष के दौरान कई बार मैं जैसे कॉलेजों में पढ़ाता था तो साहित्यकार था, विचारधाराओं के नाम मिलने की वजह से मुझे हटना पड़ता था या तो हटा दिया जाता था, अमूमन हटना ही पड़ता था, यहां तक स्थिति आ जाती थी मुझे कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता था, और उसमें मेरी सहजता भी थी और एक खुददारीपन भी था, ईमानदारी थी। इसलिए तो उस दौरान जब बहुत संघर्षों में जूझ रहा था तो बहुत पहले की रचना एक थी तो एकदम टूट गया था हर तरफ से, उस समय रचना प्रस्फुटित हुई। देखिएगा स्वागत। इस रचना में प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। स्वागत। तो प्रतीकों के माध्यम से सागर है, नदी है और पोखर से तालाब का संबंध है, तो उसी कैटेगरी के आदमी हैं, उसी प्रतीकों के माध्यम से गीत सुनिएगा। स्वागत। कि दरिया जाचो पोखर जाचो, दरिया जाचो पोखर जाचो, वा झरनों की तरुणाई, सागर तेरी क्या गहराई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई। वाह 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 वाह। दरिया जाचो पोखर जाचो, वा झरनों की तरुणाई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई कि कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, कैसी माया कैसी छाया, कि कौन है अपना कौन पराया, कैसी माया कैसी छाया, छिटक गए चटकीले सपने, छिटक गए चटकीले सपने, गैर हो गए मेरे अपने, गैर हो गए कि छिटक गए चटकीले सपने, छिटक गए चटकीले सपने, गैर हो गए मेरे अपने, गैर हो गए मेरे अपने। तो दिनकर से क्या पूछ रहे हो, दिनकर से क्या पूछ रहे हो,
दिनकर से क्या पूछ रहे हो, कहाँ कहाँ अगुवाई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई कि दिनकर से क्या पूछ रहे हो, दिनकर से क्या पूछ रहे हो, कहाँ कहाँ अगुवाई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई, दरिया जांचो पोखर जांचो, वा झरनों की तरुणाई, सागर तेरी। और आप प्यार की बात कर रहे थे ना, तो इस बंध में देखिएगा प्यार। स्वागत स्वागत। प्रीत किया तो चोट भी होगी, प्रीत किया तो चोट भी होगी, युद्ध क्षेत्र में वोट भी होगी, मौन अडिग तो बात भी होगी, मौन अडिग तो बात भी होगी, रजनी है तो प्राप्त होगी, रजनी है तो प्राप्त भी होगी, कि प्यार किया तो चोट भी होगी, युद्ध क्षेत्र में वोट भी होगी, युद्ध क्षेत्र में वोट भी होगी। एक शेर है कि सारे बदन में है जख्म, सारे बदन में है जख्म, दर्द बेचारा सोचता है उठूं तो कहां से उठूं। वाह वाह। सारे बदन में है जख्म, दर्द बेचारा सोचता है उठूं तो कहां से उठूं, तो प्रीत किया तो चोट भी होगी, युद्ध क्षेत्र में वोट भी होगी, तो पीड़ा से क्या पूछ रहे हो, पीड़ा से क्या पूछ रहे हो, आह किधर से आई, वाह वाह वाह, तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई, ये मत पूछो मेरे भाई, दरिया जांचो पोखर जांचो, वा झरनों की तरुणाई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई कि मौन अडिग तो बात भी होगी। विद्वानों ने, लोगों ने कहा मौन पूर्णता, मौन को पूर्णता की भाषा वाली, लेकिन देखिए मेरा एक चिंतनशील मस्तिष्क है, शोध परक मस्तिष्क है, मैंने इस तथ्य को अवलोकित किया और मुझे ऐसा लगा कि मान लिया किन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति मौन है तो हम मौन को पूर्णता नहीं प्राप्त, मौन को पूर्णता नहीं मान सकते। स्वागत। तब मुझे लिखना पड़ा मौन अडिग तो बात भी होगी, मौन अडिग तो बात भी होगी, रजनी है तो प्रात भी होगी, प्रीत किया तो चोट भी होगी, युद्ध क्षेत्र में वोट भी होगी, तो पीड़ा से क्या पूछ रहे हो, पीड़ा से क्या पूछ रहे हो, आह किधर से आई, सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई। अंतिम देखिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं, विशेष तौर से जो भी किसी क्षेत्र में नए लोग जा रहे हैं उनके लिए ये प्रेरणाप्रद पंक्तियां होंगी। स्वागत। कि नए पथिक क्या राह तुम्हारी, नए पथिक क्या राह तुम्हारी, मैंने देखी दुनिया सारी। मैं अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा हूँ कि नए पथिक क्या राह तुम्हारी, मैंने देखी दुनिया सारी, माया जाल सदृश दुनिया है, नेह गया मिथ्या दुनिया है, कि माया जाल सदृश दुनिया है, नेह गया मिथ्या दुनिया है, तो योगी से क्यों पूछ रहे हो, योगी से क्यों पूछ रहे हो, होती क्यों तन्हाई, वाह 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 वाह, योगी से क्यों पूछ रहे हो,
होती क्यों तन्हाई, दरिया जाचो सागर तेरी क्या गहराई, ये मत पूछो मेरे भाई, दरिया जाचो। बहुत बहुत धन्यवाद उमराव जी, आपको अपना समय देने के लिए। और एक बार पुनः आर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही हम फिर मिलेंगे, फिर एक नए कवि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।